इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश। एक अद्भुत व्यक्तित्व, दबंग पर्सनालिटी और युवाओं के लिए एक आइकॉन की तरह अपने क्षेत्र में काम कर रहे राजवीर जी के व्यक्तित्व के विषय में हम चर्चा करेंगे। खुली बातें और स्पष्ट बातें आपको पसंद हैं? जी हाँ। यदि हम आपके निजी व्यक्तित्व पर चर्चा करें तो आपको ऐसे लोगों से, आप इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करते जो झूठ बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या कहना है और इस पर? बिल्कुल सही है। जो भी बात हो स्पष्ट तरीके से होना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी बारे में उलझा के रखने में मेरा विश्वास नहीं होता। जो भी बात हो, आपको जितना समझ में आता है उसको स्पष्ट रूप से अपनी तरफ से रखना चाहिए। चाटुकारिता भी आपको पसंद? बिल्कुल नहीं। स्वभाव है, मानव स्वभाव है। सब तरह के लोग रहते हैं, पर एक लंबे जीवन में अगर आपको लंबा चलना है किसी भी क्षेत्र में, राजनीति हो, सामाजिक हो, तो स्पष्टवादिता बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और सच बोलने वाले आपको पसंद? जी हाँ। आप एक ये इसको आप खून ब्लड में समझें या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी ही रही, मेरे ग्रैंडफादर, फादर, सभी का एक नेचर रहा, तो स्वाभाविक है बच्चों में, जनरेशन में वो चीज़ें आई जाती हैं। अच्छा, आपको गुस्सा कब आता है? जब स्वभाव के विपरीत कोई काम होता है तो स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। धार्मिक गतिविधियों से आप जुड़े हुए हैं, मैंने बहुत से आपके प्रोफाइल देखे। धार्मिक आयोजन होते हैं, आप श्रद्धा से मंदिरों में पहुंचते हैं, कई आयोजन, रैलियां भी आप धर्म से जुड़ी हुई भी करवाते रहे। धर्म के प्रति आपकी आस्था है? जी, मैं वही बोलना चाहूँगा कि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही, बचपन से ही हम लोग 3 भाई हैं। दोनों भाई एजुकेशन के लिए बाहर चले गए थे, फादर भी अकेले थे जी। तो फादर का शुरू से राजनीतिक जीवन रहा। ग्रैंड जमींदारी परिवार से हूँ, जमींदार परिवार से। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि एक ऐसी चली आ रही कि गांव में, ज़िले में, क्षेत्र में जो भी आयोजन होते थे, प्रमुखता से हमारे परिवार की तरफ से वो पूजन, वो फॉर्मेलिटीज़, वो सब चलती आई। जैसे सोनकच्छ में दशहरा पर्व होता है, तो दशहरा पर्व में मेरे परिवार से पूजन होता है, उसके बाद रावण दहन होता है। तो उसके अलावा अन्य गतिविधि, नवरात्रि हुआ तो गणेश चतुर्थी हुआ, तो हर फंक्शन में एक मेरे परिवार को एक मॉडल के रूप में जी क्षेत्र के वासी रखते हैं, और वो सौभाग्य मेरे परिवार का। तो इसीलिए वो परिपाटी चली आ रही। फादर के बाद फिर वही जवाबदारियां मेरे पे हैं और लोग अपेक्षा रखते हैं। और निश्चित तौर से धर्म से तो कोई भी व्यक्ति है जुड़ा ही रहता है। तो सामाजिक जीवन में रहने के कारण इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वेशन बहुत ज़रूरी है, और उतना मैं रखता हूँ। सनातन में जी। एक मानस और एक गीता, जी। इनमें प्राथमिकता में आपके लिए कौन सी पुस्तक? गीता। कर्म को प्राथमिकता देते हैं? बिल्कुल। और आपका एजुकेशन इंदौर में हुआ? नहीं, मेरा एजुकेशन सोनकच्छ। अच्छा। और दोनों भाइयों का एजुकेशन इंदौर हुआ। चूँकि सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते सारी जवाबदारियां, फादर शुरू से पॉलिटिक्स में थे, फादर का एजुकेशन बाहर हुआ और आते ही पॉलिटिक्स में चले गए वो। तो घर पे खेती बाड़ी, दूसरे काम का सब संभालना होते थे, और बड़ा परिवार था, जॉइंट परिवार था, वृद्ध लोग बहुत थे घर में। तो मेरा एजुकेशन सोनकच्छ में हुआ। और राजनीतिक की जो शिक्षा है वो तो परिवार से मिली। पिताजी 3 बार विधायक रहे, दबंग नेता थे। आप कई बार, मैंने आपके स्पीच में भी सुना है कि जैसे हाटपिलिया विधानसभा है, आप वहाँ के लोगों को वोटर नहीं मानते, परिवार के सदस्य मानते। जी, स्वाभाविक है कि सन 1985 में पहला चुनाव पिताजी हाटपिपलिया से लड़े थे, और 1985 से मैं सोनकच्छ में रहने के कारण काफ़ी कम उम्रों से मैं फादर के साथ आना जाना, वहाँ के लोगों से सीधे तौर पे जुड़ा। और एक बड़ा, आज से करीब 30-35 साल पहले एक प्रेम का भाव अलग होता था। आम लोगों में राजनीतिक संबंध बहुत कम हुआ करते थे, चूँकि जमींदारी में जो 16 गांव हमको, जागीरी जो हमको मिली थी 16 गांव की, वो भी हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के ही 16 गांव थे। तो उन गांवों से 4-4 पीढ़ियों के संबंध मेरे परिवार के रहे। वही मान सम्मान मेरे घर पे भी उनको दिया जाता है, वही मान सम्मान उनके द्वारा मेरे परिवार को दिया जाता है। तो एक आत्मीय जुड़ाव हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाता लोगों से मेरे परिवार का रहा है। वो चुनाव हारे या जीतें, वो क्रम हमेशा रहा और आगे भी रहेगा।
अब कुछ राजनीति की चर्चा यदि हम करें तो आपकी टिकट की घोषणा तो 2 महीने पहले ही मंच से हो गई जी जी। और आपकी सक्रियता भी दिखाई दे रही। 2 दिन पहले आपने किसान रैली, एक बड़ा एक काफिला लंबा निकला, जी। जीतू पटवारी भी उसमें शामिल हुए जी। वो जो एक भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है, इसको आप किस तरह से आकलन कर रहे हैं? ये स्वाभाविक तौर पे एक हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पूरा विधानसभा क्षेत्र पूरे देवास के आसपास लगा हुआ। देवास के चारों ओर हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो राजोदा आप चले जाएं, उज्जैन रोड चले जाएं, इंदौर रोड चले जाएं या फिर आप मक्सी रोड चले जाएं, चारों ओर हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र लगता है। दुर्भाग्य ये रहा कि हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के 32 गाँव जो लैंड पूलिंग में शासन ने अभी एडॉप्ट किए हैं, उसमें 32 गाँव में से 28 गाँव हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के आ रहे और उन किसानों की पूरी लैंड 100% लैंड गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है और वहाँ की गाइडलाइन गवर्नमेंट ने कर दी 5 लाख रुपए बीघा और आज के तारीख में उस ज़मीन की कीमत 1 करोड़ रुपए बीघा से कम नहीं है। अब आज की तारीख में 5 लाख रुपए बीघा में अगर वो किसान उसको मिलता है 5 लाख रुपए एक बीघा का, तो वो दूसरी जगह जाके ज़मीन भी परचेस करने में सक्षम नहीं है। तो उसका काफ़ी विरोध है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन जरूर दिया है कि हम उसको निरस्त करेंगे, पर अभी तक उस पर से बैन हटानी है, उसकी रजिस्ट्रियाँ चालू नहीं हुई, उनके नामांतरण चालू नहीं हुए। तो किसानों में एक काफ़ी समय से एक आक्रोश था और किसानों का की ये मंशा थी कि एक तरीके का इस तरीके का प्रदर्शन अपने को करना चाहिए। तो उन्हीं की मंशा के अनुरूप वो प्रदर्शन किया था और किसानों ने, क्षेत्र के किसानों ने, देवास के किसानों ने, जिले के किसानों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारा हौसला बढ़ाया उन्होंने। और कौन से मुद्दे हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से जो लगता है कि ये पूरे होना चाहिए? हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी समय से पिताजी जब विधायक थे उस समय डिक्लेयर हुआ हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में, वो औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होकर अभी तक ऐसा पड़ा है। पानी की समस्या हाटपिपलिया में, प्रॉपर हाटपिपलिया में बरसों से रही है कि नर्मदा का पानी देंगे। देवास को जो पानी नर्मदा का आया वो हाटपिपलिया से ही गुजरा, पर हाटपिपलिया को उसमें छोड़ दिया गया। अब पृथक से उसकी लाइन के लिए बात की जा रही है, काम भी स्टार्ट किया, टेंडर भी हो गए उसके, पर अभी तक दुर्भाग्य रहा कि भाजपा के पितृपुरुष कैलाश जोशी जैसे व्यक्तित्व वहाँ से रहे कि जो आधार स्तंभ रहे भारतीय जनता पार्टी के, और उनकी कोशिश, उनके परिवार की कोशिश के बाद भी ये काम उस समय नहीं हो पाया। और उन्हीं के प्रयास से, उनके सुपुत्र माननीय दीपक जोशी जी के प्रयास से ये योजना ने इस मूर्त रूप लिया और नर्मदा का पानी अब हाटपिपलिया में आने की तैयारी है। तो जोशी जी की बात निकली है तो मेरा एक सवाल आपसे ये भी पूछ लेता हूँ कि जोशी जी अब आपके साथ हैं जी, तो अब आप अपने आप को और कितना मजबूत मानते हैं? ये स्वाभाविक है। तो उनके परिवार का अपने ज़िले में ही नहीं पूरे प्रदेश में एक वजन है और राजनीतिक संत की उपाधि जिस व्यक्ति को राजनीति में मिली हो, मैं समझता हूँ कि राजनीति में इससे बड़ी उपाधि नहीं हो सकती। एक काजल की कोठरी से बेदाग बाहर आना और एक सादा जीवन, उच्च विचार, पूरे परिवार की ये मानसिकता रही है। और जोशी परिवार से हमारे 3-4 पीढ़ियों के संबंध हैं। मध्य प्रदेश में एक पहली विधानसभा ऐसी रही होगी कि जिसमें मेरे फादर और माननीय दीपक जोशी 2 बार आमने सामने चुनाव लड़े, पर एक क्लिपिंग या एक स्टेटमेंट आप ऐसे नहीं बता सकते कि जिसमें कैलाश जोशी ने मेरे फादर के लिए कुछ अनशन बोला हो या मेरे परिवार के लिए बोला हो या मेरे फादर ने जोशी परिवार के लिए बोला हो। राजनीतिक मुद्दों पे जरूर बहसबाजी हुई है, पर व्यक्तिगत तौर पे हमारे संबंध शुरू से अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, आगे भी अच्छे थे। एक शीर्षस्थ नेतृत्व को लेकर मेरा एक सवाल ये है कि आपकी सज्जन सिंह वर्मा जी से भी अच्छे रिलेशन हैं जी, दिग्विजय सिंह जी से भी अच्छे रिलेशन हैं जी। और उनके आपस में वैचारिक कई बार मतभेद सामने आते हैं, तो इससे आप इसको कहाँ तक क्या देखते, किस तरह से देखते हैं? स्वाभाविक है कि बड़े नेताओं की बातचीत है, इनकी राजनीति प्रदेश लेवल की होती है और मैं भाई साहब देवास जिला और अपने क्षेत्र की राजनीति से ऊपर उठ के बात करना नहीं चाहता, क्योंकि जितना मेरे को नॉलेज है उतनी मैं बात करूं तो ज़्यादा उचित होगा। ऊपर उनके क्या मतभेद हैं, क्या संबंध हैं, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है सारे नेता एक हैं, कांग्रेस के सब साथ हैं। वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, जब बहस होती, बातचीत होती है तो बहुत से मुद्दों पर ऐसी स्थिति बनती है, पर कहीं मेरे को लगता नहीं ऐसा। हमेशा सज्जन सिंह जी वर्मा ने राजा साहब का सम्मान किया है और शुरू से हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा था कि हम
राजा साहब के साथ हैं, उसके बाद भी वो पूरा सहयोग हमको करते हैं, हमको साथ रखा है और उन्हीं के कारण हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पिताजी के जाने के बाद एक उनका तगड़ा सपोर्ट हमको मिला है। तो ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात है उसको बढ़ा चढ़ा के ज़रूर पेश किया जाता है, ये चीज़ें हैं। तो चलिए, आज आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। समय समय पर आपसे इस तरह की और गुफ्तगू करते रहेंगे। इन्फॉ ह्यूमन टीम आपके आभार प्रकट करती। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।